दोस्त क्या? नहीं, वंदना मैडम ही पढ़ाएंगी। मेरे को बेसिक बेसिक चीज़ आती हैं। HTML CSS। वहाँ से फिर वंदना मैम के पास आएगा। चल, अभी तुम्हारा सिर्फ HTML ही चल रहा है और भी कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है साथ में? और बाद में आपका टाइम अगर मॉर्निंग का कर दें तो? हाँ? 10:30 नहीं मिलेगा, 8 बजे का मिलेगा। हाँ। बस 9 बजे वाले तो इस साल पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद जाके कहीं फिर तो इसी में चल लेंगे। सब पैक। पता, सुबह से चेयर से उठा नहीं, नॉन स्टॉप बैक चल बैक टू बैक। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म। तो यहाँ मेंशन करेंगे HTML फॉर्म। करते हैं सर। स्टार्ट हो गया। चलिए, तो डिफाइन करेंगे फॉर्म टैग। बातें नहीं, बाद में डिस्कस करना प्लीज़। सो फॉर्म टैग, जैसे कि आप जीमेल वगैरह में कहीं पर भी लॉगिन करते हो, या कहीं पर कोई आप साइन अप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, या फिर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से आप कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करो तो अपना एड्रेस वगैरह जो आप पुट करते हो, दैट इज़ अ फॉर्म। ठीक है। तो फॉर्म हमारा एक मेन कंटेनर टैग रहेगा, और इसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि इनपुट। इनपुट वेरियस टाइप्स के अवेलेबल हैं यहाँ पर फॉर्म में, बट हम लोग डिफ़ॉल्ट इनपुट देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा होता है। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हमारा इनपुट होता है टेक्स्ट। इतना लिखने के बाद आप इसको रन कीजिए वेब ब्राउज़र में, और आपको एक टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगा जिसमें आप टाइप कर सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ जाके कुछ मैसेज लिख देते हैं, लाइक अरीना एनिमेशन। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा सबमिट हो, तो सबमिट करने के लिए हमारे पास एक सबमिट बटन होना ज़रूरी है ना। तो इसके ऊपर अगर आप कोई लेबल लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ से ओपन करते हैं gmail.com, और यहाँ से साइन इन टू जीमेल, क्लिक ऑन साइन इन। तो आप यहाँ देखते हैं लिखा रहता है इस तरह से ईमेल और फ़ोन नंबर। अभी जो हमारा वाला फील्ड बना वो बंद तो गया, बट वो एनोनिमस है, मतलब पता नहीं यूज़र को करना क्या है उसके, है ना। फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल डालना है, क्या करना है। तो या तो इस तरह से कुछ अवेलेबल हो, या फिर फील्ड के आगे या फील्ड के ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए, है ना। तो यूज़र को क्या होगा, एक क्लैरिटी रहेगा कि इस फील्ड के साथ क्या वैल्यू पास होगा।
जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्लिपकार्ट, और यहाँ से हम लोग लॉगिन पर अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने यहाँ देखा ऑलरेडी लिखा हुआ गया एंटर ईमेल या फ़ोन नंबर। तो देखो अगर प्लेस होल्डर, इसको जो अंदर लिखा हुआ है फील्ड के, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। अगर आपने प्लेस होल्डर यूज़ किया तो लेवल नहीं लगाते, और अगर लेवल लगाते हैं तो प्लेस होल्डर नहीं लगाते। मतलब आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों को सिखाया था कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ऐसा समझो, एक टैग आता है लेवल, लेवल टैग में हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फॉर, और फॉर के अंदर हम लोग जाके बताते हैं कि हम लोगों ने किसके लिए बनाया। जैसे हमने लिखा है पर क्या, एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख सकते हैं। और लेवल टैग को हम इसके बाद में यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट नेम फॉर एग्जाम्पल, और अब इसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पर बी आर, और इस इनपुट को हम यहाँ लिखते हैं टाइप इज टेक्स्ट। आप नहीं भी लिखते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। और अभी अगर हम लोग यहाँ पर इसको रीलोड करें तो अब थोड़ा सा क्लैरिटी है कि हमने बेसिकली इस फील्ड में करना क्या। एक तो इस तरह से होगा, दूसरा एग्जांपल देखेंगे विदाउट लेवल। हमारे पास अगेन एक और फील्ड अवेलेबल है, और इसमें हम लोग जाके यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, और हमने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम या मिडिल नेम, ठीक है। तो यूजर को पता चल रहा है कि इसके अंदर में क्या डालना है, लास्ट नेम डालना है। तो पुराने टाइम में अगर लोग बात करें 2012 से पहले तक, हम लोग इस तरह से यूज़ करते थे। आप देख रहे हो आपका लास्ट नेम जैसे फर्स्ट नेम बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है, वैसे ही आपको हाईलाइट हो रहा है, बट ये डिसेबल आना चाहिए। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट में दिखाया था तो डिसेबल म्यूट मोड में आ रहा था ना। तो ऐसा कुछ अगर आपने करना है तो वैल्यू का यूज़ ना करके हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। अब आपको देखो म्यूट मोड में दिखाई देगा, इसकी क्लैरिटी पहले से कम हो गया। दूसरा, अगर आप कर्सर रखते हैं और कुछ इसमें टाइप करते हैं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली रिप्लेस भी हो जाएगा, बट वैल्यू अगर आप यूज़ करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो दो तरह से फील्ड बनते हैं, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करें जैसे कि फॉर, तो फॉर्म के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट आते हैं इनपुट के साथ। जैसे पहला टाइप आता है, टाइप के अंदर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट, फिर हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नेम। नेम हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे लाइक एफ नेम फर्स्ट नेम के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं एल नेम, मतलब लास्ट नेम। तो एट्रीब्यूट जो नेम है इसकी वैल्यू यूज़र डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको समझ में आता हो फील्ड का। इसी तरह से इसमें एक और एट्रीब्यूट चलता है आईडी। आईडी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि अगेन एफ नेम, एंड यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे एल नेम, इस तरह से। तो इसका कोई बेनिफिट होगा क्या अभी यहाँ? तो अभी के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हमने नेम या आईडी डिफाइन किया है ये काम नहीं करेगा आपका। ये काम करता है जब आप इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हो जावास्क्रिप्ट या फिर कोई बैकएंड लैंग्वेज लाइक पीएचपी, ठीक है। ये डेमो के थ्रू समझेंगे। वीएस कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर एक नया वीएस कोड ओपन करिए, और इसमें हम चले जाते हैं फॉर्म वैलिडेशन। एक और ओपन करो, राइट क्लिक हियर, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, XAMPP server on, जैसे कि आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक इंफॉर्मेशन सबमिट करा रहे थे कि भाई यहाँ से कोई यूज़र अगर फॉर्म फिल करेगा तो उसका जो इंफॉर्मेशन होगा वो हमारा माई टेबल में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने लेकिन डेटाबेस में आया था डिफरेंट PHP क्रोड के नाम से। यहाँ तो यहाँ देखेंगे जिस 3 इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, मेरा नेम है, बाकी 2 स्टूडेंट का नेम है। अगर लोग यहाँ फ्रंट एंड पर देखें
इंसर्ट रिकॉर्ड करने जाते हैं और यहाँ से अगर हम लोग फॉर्म को सबमिट करें तो आप देख रहे हैं कुछ एरर वगैरह जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे इसके अंदर तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फील्ड में हमने सेट क्या किया है, नेम इक्वल टू एफ नेम, ठीक है, या नेम इक्वल टू एल नेम, या नेम इक्वल टू कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल या एड्रेस। तो ये जो नेम होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, PHP जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग इनको वेरिएबल में पास करते हैं कि जब डेटा यहाँ से सबमिट होगा, पोस्ट होगा, तो वो डेटा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपके बैच से गुलशन का डेटा लेते हैं, इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, ये हुआ हमारा जावास्क्रिप्ट। और ये जो डेटा हमें यहाँ रिटर्न हो गया है, ये सबमिशन जो हुआ वो PHP के थ्रू हुआ और PHP से हमने इस डेटा को रिट्रीव किया फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। तो वो बैक एंड में यानी कि डेटाबेस से होता है, यहाँ पर आया वो डेटा MySQL। सो यहाँ पर अगर हम जाएँ इसमें इंसर्ट के अंदर तो आप देख रहे हो जो भी हमने यहाँ पर फील्ड के नेम डिफाइन किए हुए थे वो सभी वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किए, एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। तो अगर आप PHP का यूज़ करें तो PHP को चाहिए होता है नेम, और अगर आप वैलिडेशन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट से तो जावास्क्रिप्ट को चाहिए होता है आपसे ID। तो ID और नेम का ये काम होता है, नेम डेटा सबमिट करने का काम करता है, ID वैलिडेट करने का काम करता है उसका। तो दोनों का ही अपना अपना रोल है। तो ये बहुत आगे जाके जिनका WDD है उनको तब समझ में आएगा, बाकी UI UX में इतना नहीं होता है। चलो प्लेस होल्डर तक का पार्ट देखा। नेक्स्ट हमें एक ऑप्शन मिलता है इसके अंदर टाइटल। टाइटल अगेन जैसे कि आप माउस ओवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। से टूल टिप के फॉर्म में डिस्प्ले। आप चाहते हैं आपके सभी फील्ड न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली बने तो उसके लिए आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करिएगा। अभी के लिए आगे चल के आप स्ट्रक्चरल काम कर सकते हैं तो ये आपको तरीके से दिखाई देगा। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पर नोटपैड में काम कर रहे हो तो आपको नेम वगैरह डिफाइन करना है तो कर सकते हो, नहीं भी डिफाइन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ जब JS की बात आएगी तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। प्लेस होल्डर आप रख सकते हैं क्योंकि ये यूज़र को डिस्प्ले होता है, और टाइटल ऑप्शनल है, आप रखना चाहते रखिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि हमें लगाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ डिस्कस करेंगे HTML4 की प्रॉपर्टीज, 5 की कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल होता है, इसको कर देंगे एंटर नेम, इसको रख दीजिए ओनली नेम, नेम टाइटल की भी हमें भी फिलहाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास दूसरा टाइप आता है पासवर्ड। तो किसके लिए बना रहे हैं, फॉर पासवर्ड। तो आपने इनपुट टाइप लिखना है यहाँ पर पासवर्ड, ज़रूरी नहीं कि हम लोग पूरा लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हो, शॉर्ट में चॉइस है आपकी। फिलहाल हम लोग इनको भी अवॉइड करेंगे, यहाँ से सीधे प्रॉपर्टी समझेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो यहाँ के हमारा पासवर्ड, तो दोनों डिफरेंस क्या, यहाँ जो आप लिखेंगे वो रिवील होगा और यहाँ जो आप लिखेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगा, है ना।
अब इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि मैक्स लेंथ, कि यूज़र इससे ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा 6, रिफ्रेश, 6 के बाद ये आगे टाइप नहीं होगा, 6 तक ही टाइप होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है कमेंट या फीडबैक के लिए, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। कंट्रोल एस, रीलोड। तो आप यहाँ देखेंगे फील्ड जो है हमारा पहले से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, डबल लाइन का। तो यहाँ जाकर हम लोग लिख सकते हैं इसको और एक्सपेंड करने के लिए। तो जैसे हमने लिखा कोई 1 लाइनर 2 लाइनर इसके अंदर कॉल कर दो। जैसे हमने लिखा लाइन, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लाइन 1, लाइन 2, तो 2 लाइनें विजिबल हैं। जैसे आप लाइन 3 पे जाओगे तो क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रॉलिंग इसके अंदर। तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें क्या फीचर दिया था आपको, कॉर्नर पर एक स्केलिंग का फीचर दिया हुआ है इस तरह से, ये देख रहे हो, हम लोग उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये फीचर क्यों दिया गया भाई, पहले के टाइम में जो कोई टेक्स्ट एरिया बनता था ना HTML4 में, तो वो इस तरह से स्केलेबल नहीं होता था। अब मान लो जैसे किसी वेबसाइट पर किसी को इस एरिया में कोई एप्लीकेशन लिखना हो, कोई बड़ा मैसेज टाइप करना हो, तो जो मैं टाइप करते जा रहा हूँ वो तो जितनी भी लाइन की आपने हाइट रखी होगी उसके बाद में हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर। तो क्या होगा, मुझे पूरा मैसेज दिखेगा नहीं, और जब तक पूरा मैसेज दिखे नहीं तो वो सही एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। कहीं पर आपने कोई मिस्टेक कर दी, कोई लाइन छोड़ दी आपने बाय मिस्टेक। तो ये HTML5 के अंदर ये फीचर दिया गया था कि यूज़र इस तरह से टेक्स्ट फील्ड को बड़ा कर सकता है, और जैसे ही डेटा सबमिट होगा वापस से अपने पुराने साइज में रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि हम सभी में देखेंगे साइज हम लोग जाके यहाँ लिखते हैं जैसे कि 50। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा एंटर नेम की लेंथ बढ़ गई फील्ड की 50 का मतलब ये हुआ कि इस टेक्स्ट फील्ड में 50 कैरेक्टर्स आपके विजिबल होंगे। 50 के बाद जो कैरेक्टर आप लिखोगे वो लेफ्ट की तरफ हाइड होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, जब जरूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फील्ड, है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ साइज का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉल्स हमने लिखा 50, तो 50 कैरेक्टर आपको हॉरिजॉन्टली दिखेंगे इसमें। फिर लिखते हैं रोज, तो 5 लाइन आपको दिखेंगे 5th के बाद। इसको आप बड़ा करना चाहें फील्ड को, टेम्परेरी बड़ा कर सकते हैं, सबमिट करेंगे फिर से पुराने साइज में रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट लोकेशन, इसके लिए आप यूज करेंगे सेलेक्ट टैग, सेलेक्ट क्लोज। इसमें हमें टैग यूज करना है ऑप्शन एंड ऑप्शन टैग क्लोज। यहाँ पर लिखिए सेलेक्ट, फिर आप यहाँ पर इस तरह से कुछ फील्ड बनाइए, लिखिए वैल्यू, लेट्स से आनंद विहार, लाइन कॉपी, तो 3-4 ऑप्शन इसमें कॉल कर लेंगे। स्वास्थ्य विहार, निर्माण विहार, उसके बीच में कोई और नहीं है। चलो रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा होगा जनरली वेबसाइट में इस तरह का ड्रॉप डाउन आपको दिखता है।
हम में से यूएक्स वाले कितने लोग हैं, यूआई यूएक्स? 1 2 3 4। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई फॉर्म बनाए इसका इस्तेमाल करने से बचना है, ठीक है? क्योंकि यूज़र को कभी भी ना चीज़ें हाइड करके हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है? हाँ, तो जैसे मान लो कि आपके पास आप एक ऐसा फॉर्म यूज़र से सबमिट करा रहे हो जिसमें आपकी सर्विसेज है, ठीक है? तो इसका यूज़ हमने वहाँ करना है जहाँ पर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे सिटीज़, कंट्रीज, एग्जाम्पल समझ गए ना? तो वो अगर सामने दोगे तो एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो गलत एक्सपीरियंस होगा। तो आपने यूआई यूएक्स में ध्यान रखना है, जैसे लेट्स से अरीना के अंदर कुछ कोर्सेज है, एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स, तो वो ड्रॉप डाउन ना होके सामने होना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ आते हैं arinaanimationindia.com, तो यहाँ पर क्या है, प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? ये सामने जो हमारे पास नंबर ऑफ लिमिटेड सेंटर्स है तो वो सामने दिखने चाहिए आपको, ना कि इस तरह से हाइड होने चाहिए, ठीक है? तो ये सही अप्रोच नहीं मानी जाती मॉडर्न प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, आपने इसकी जगह पर चेक बॉक्सेस देने हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं चूज़ एन ऑप्शन, तो यानी यूज़र एक चूज़ करे, ठीक है? तो आप रेडियो लगाइएगा, और अगर आप यूज़र को चॉइस है कि वो मल्टीपल सेंटर्स चूज़ करके क्वेरी डाल सकता है, तो फिर आप चेक बॉक्सेस का यूज़ कीजिए, ठीक है? डेफिनेटली बड़ा होगा, लेकिन यूएक्स क्या कहता है कि यूज़र को चीज़ों के लिए हासिल ना करना पड़े, ठीक है? अब जैसे इस वेबसाइट पे ये गलत है, नेविगेशन यहाँ करते हैं तो ठीक है, क्लियरिटी है, यहाँ करते हैं तो क्लियर नहीं है ना। अब अगर यूज़र स्क्रीन पर है और बटन ढूंढना चाहेगा तो बड़ा ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, प्लस फॉन्ट बड़ा छोटा है। डिफ़ॉल्ट जो मेरा फॉन्ट साइज़ होता है वो ये कहता है कि एटलीस्ट 16 का तो हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, 13 का फॉन्ट साइज लगा रखा है ना, तो वो किसी भी स्टैंडर्ड में ही नहीं है, ठीक है? तो एटलीस्ट 16 का होना चाहिए, यानी कि ये, ठीक है? प्लस दूसरा जो हमारा नैब बार है पूरा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, हेडर, और ये हमारा नैब है, तो एटलीस्ट इसके नीचे एक बैकग्राउंड हो जिसमें कुछ हल्का फुल्का अपना कलर वगैरह अवेलेबल हो, जैसे कि हमने जैसे वाइट कलर का यूज़ किया इसके अंदर, या कुछ डिफरेंट ले लो। और इसको अगर आप चाहो तो लाइट वेट कर सकते हैं, लिखेंगे RGBA, और यहाँ लिखेंगे हम लोग बैकग्राउंड RGBA 0,0,0,0.5। अब देखो क्लैरिटी बढ़ी थोड़ी सी। तो छोटी छोटी चीज़ें यूआई यूएक्स के ना ध्यान रखनी चाहिए, कि हम लोग ना गड़बड़ कर लेते हैं और फिर हमारा जो एंड यूज़र होता है वो परेशान होता है उसके अंदर। टेम्परेरी टेस्टिंग के लिए, ठीक है? अगर ऐसा हो गया फिर तो कोई किसी की साइड बदल देगा। अब जैसे इसको हम लोग जाके फिग्मा या एक्सजी में बना के करेक्ट करने बैठे तो अन्य से टाइम लगेगा। तो अगर मेरे पास कोई जूनियर डिज़ाइनर है और मैं एक सीनियर पर्सन, तो मैं 2 मिनट बता सकता हूँ क्या चेंजेस करना है, मैं फटाफट से उसको जाके फिक्स कर देगा। देखो क्लैरिटी बढ़ गई ना साइट के अंदर, इतना छोटा सा काम करना था। तो ये अपने सेंटर्स की साइट है, मतलब हम जो चीज़ करा रहे हैं उसी चीज़ में हमारे खराबी हो तो अच्छा नहीं लगता ना देखने में। तो समझ में आया? ड्रॉप डाउन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, अप टू 10 तक अगर जाते हो तो आप ओपन रखेंगे सामने, अदरवाइज फिर इस लिस्ट में लेकर आना। तो जनरली ध्यान रखना, इसी मैंने लोकेशन के ऊपर आपको एग्जांपल दिया, सर्विसेज को कभी भी ड्रॉप डाउन नहीं करते हम लोग, ठीक है? अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से उसको दोनों चीज़ें बिल्कुल बीच में पड़ रही है, प्रीति विहार भी उतना ही पड़ रहा है और साउथ एक्स भी उतना ही पड़ रहा है, तो उसका तो तुमने काम खराब कर दिया ना। अब वो 2 लीड बना देगा तो तुम कहोगे जी तुमने 2 इंक्वायरी जनरेट की हुई है वहाँ से। तो अगर मेरा काम एक सीरीज में 2 फॉर्म सबमिट होंगे तो 2 बार पैसा खर्च होगा, तो अगर एक में ही 2 का काम अगर हो जाए तो क्या बुरा है ना? तो यही है यूएक्स की, जितना अच्छे से आप अपने एंड यूजर को समझते हो। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने 2 बार वैल्यू लिखा हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ।
ये वो पार्ट है जिसको यूज़र यहाँ देखेगा, और जब उसको सबमिट करेगा ये वो पार्ट है जो मुझे रिटर्न में रिसीव होगा कि उसने क्या चूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें थोड़े से ऑप्शन और बढ़ा लेते हैं हम लोग। सही था, डाल दो। हाँ, बिहारी बिहार डालेंगे। डालेंगे। वो हो गया ऊपर, वो तो नियर बाई था ना अपना। आनंद विहार, प्रीति विहार, स्वास्थ्य विहार, निर्माण विहार। हम बिहार की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बिहारी विहार है। चलिए, तो इस तरह से हमने कुछ लिस्ट बनाई। इसका पर्पस है बनाने का, पर्पस क्या है जरा इसको ध्यान से समझें। कॉपी करेंगे अगेन, यहाँ आएंगे और यहाँ हम लोग चॉइस दे रहे हैं सेलेक्ट मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, वैसे हम लोग लोकेशन के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, जनरली इसका यूज़ करते थे हम लोग स्किल सेट के लिए। कि लेट्स से आपके पास मल्टीपल स्किल्स है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इंडिज़ाइन, कोरल, आपको उसमें से चूज़ करना भी आपके स्किल सेट कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उस केस में साइज, कितने ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसकी हाइट बढ़ेगी इस तरह से। बढ़ गया। अभी क्या है कि यूज़र कोई एक ही पकड़ सकता है, हम चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर पाए, तो आपने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना है मल्टीपल। अभी क्या होगा कि मैं आनंद विहार, निर्माण विहार, कंट्रोल के साथ प्रीत विहार मल्टीपल चीज़ें चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अपना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट योर फेवरेट लैंग्वेज। यहाँ पर मैं जाकर डिफाइन किया इनपुट टाइप, तो यहाँ पर टाइप हो जाएगा हमारा रेडियो। रेडियो में आपने यूज़ करना है नेम। यहाँ पर नेम यूज़ करना मैंडेटरी हो जाता है, नेम कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर फिलहाल रख दिया रेडियो ग्रुप, जिसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू लाइक HTML, और ये हो गया यूज़र को डिस्प्ले जो होगा, ये हो गया जो यूज़र चूज़ करके सबमिट कर रहा है ना। नेक्स्ट BR, हमारे पास एक ग्रुप अवेलेबल है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। यहाँ पर यूज़र कोई एक चूज़ कर सकता है इन सब में से। ठीक है, हो गया रेडियो बटन। जनरली ये चॉइस हम लोग देते हैं मेल फीमेल सिलेक्शंस के लिए, है ना। या यहाँ जाइए, या फिर जो हम लोग ऑनलाइन क्विजेज वगैरह बनाते हैं उसमें। नेक्स्ट आया लैंग्वेजेस, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं चेक बॉक्स।
देखें हम लोग इनपुट टाइप फाइल रिलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप जाके कोई भी फाइल जो आप अपलोड करना चाहते हो चूज कर सकते हो। अभी तो हमने सेलेक्ट नहीं किया, हैंग क्यों हो गया ये? सी ड्राइव फुल तो नहीं हो गई? सुबह से लगातार चल रही है, एक बार रीस्टार्ट हो जाता है ना तो फिर फ्लश हो जाता है, जो फालतू का टैप होता है। चलो इधर आते हैं। तो इनपुट टाइप फाइल ये क्या करेगा आपका ना, एक अपलोड का ऑप्शन आपके लिए बना देगा। जैसे आप जीमेल वगैरह में जाते हो ना, चूज़ करके अपना डाल देते हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल फाइल ही एक्सेप्ट करता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे हमने इसको नेम दिया अपलोड डॉक्यूमेंट, एक हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है मल्टीपल। इससे क्या होगा, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप सिंगल फाइल ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बैकएंड से कोडिंग लगा देता है। और जो आपने टेक्स्ट का बताया था, टेक्स्ट फील्ड, हाँ उसमें भी मैक्स लेंथ की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन नेम में हम लोग लेंथ लगाते नहीं। और जैसे मान लो कि सबसे छोटा जो नेम होता है वो 2 कैरेक्टर का होता है। जैसे मान लो किसी का नाम हो गया ओम, तो 2 कैरेक्टर हो गया। फिर उसके बाद जो होता है 3 कैरेक्टर में आता है, जैसे राम हो गया। फिर 4 में आता है, जैसे सीता हो गया, है ना। इस तरह से अलग अलग। अब कोई साउथ इंडियन हो गया तो वो बेचारा नाराज हो जाएगा, भाई मेरे लिए तो तुमने बनाया नहीं। और जैसे फील्ड और जैसा आईडी बनानी है, इसमें ये वो भी बैकएंड पे काम होता है। अब जैसे आप टीवीएस की बाइक चलाते हैं ना, तो टीवीएस की जो फुल फॉर्म है वो साउथ इंडियन नहीं बनता। ये देख रहे हो भाई साहब, इनके नाम पर रखा गया है टीवीएस का नाम। अब सोचो, अब तुमने इनके लिए अगर भाई साहब, ये तो चलो फिर भी एक छोटा सा नाम है, और भी बड़े बड़े नाम आते हैं। जैसे मैं अगर सर्च करूँ लॉन्गेस्ट साउथ इंडियन नेम, ठीक है, तो शायद हमें कोई ना कोई मिल जाए, कहीं ना कहीं से डाला हो कभी। ये देखो ऐसा। तो अब ये इसका नाम है, भाई का नाम है कि भाई के पता नहीं किस किसके नाम जोड़ा है। तो भाई मूवी नहीं थी बहुत पहले, धमाल, भेड़ों को पाला भैया। तो ऐसे भी है भाई। तो ये देखो भाई साहब SVRNVA। तो इसे नेम में ना लेंथ लगाते नहीं है। ये केस स्टडी है इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ना साउथ इंडियन बड़े नाराज हो जाते हैं, साउथ बड़े हो जाते हैं। नहीं हाइड होते जाएंगे ना लेटर। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये बनाया टेक्स्ट वाला, तो जैसे मान लो किसी ने बड़ा सा अपना नाम लिख दिया साउथ इंडियन में, तो लेटर लेफ्ट में चलते होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर पा रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग एक सिंगल फाइल ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप नेक्स्ट पकड़ोगे पहले डिसेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट पकड़ के बता रहा हूँ ना, इसमें मुझसे छोड़ देता है अपना, नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा। ये देखो ना, मैंने यहाँ पर शिफ्ट की पकड़ के चला रहा हूँ ना, नहीं चल रहा। इसमें यहाँ से आप करोगे, जैसे शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे वहाँ से वहाँ तक सब हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ करोगे तो आप पिक कर सकते हो रैंडमली कुछ भी, है ना। नेक्स्ट फिर आते हैं हमारे इनपुट टाइप रीसेट।
वैल्यू, रीसेट, दूसरा आता है हमारे पास सबमिट, तो आपके दो बटन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे इसके अंदर। रीसेट का काम ये होता है कि अगर आपने एक फॉर्म बनाया और आपको लगता है कि यूज़र ने कुछ गलत कर दिया और आप चाहते हैं एंटायर डेटा फ्लश हो जाए, तो रीसेट पर सब हो जाएगा क्लियर। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म टैग के अंदर में डिज़ाइन हो। फॉर्म टैग के बाहर होगा तो काम नहीं करता है। सबमिट का काम होता है डेटा को सबमिट कराना। तो जैसे जितने भी फील्ड में हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया होगा, तो वहाँ पर हमें यूआरएल में वो नेम डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे सबमिट बटन दबाओगे, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क, बट फील्ड का नेम तो है ही नहीं। अब मान लो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ नेम इक्वल टू, ये हो गया नेम, पासवर्ड इक्वल टू, यहाँ पर हो गया पासवर्ड, कंट्रोल एस, रिलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में, और अब जब आप सबमिट करोगे तो लिखा है नेम इक्वल टू ब्लैंक एंड पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक, है ना, ऊपर यूआरएल में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। तो फील्ड के नेम हमें यहाँ पर रिवील हो रहे हैं। तो फॉर्म जब हम लोग कोई सबमिट करते हैं तो दो मेथड काम करते हैं, वन इज गेट विच इज़ बाय डिफॉल्ट एंड सेकेंड इज पोस्ट। ठीक है, तो मान लो आपने डिफ़ॉल्ट पर डेटा को सबमिट करा दिया, इसको हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। मैंने यहाँ पर जाकर अपना नेम लिखा, पासवर्ड जाकर लिख दिया। अब आपको तो नहीं पता मैंने क्या लिखा, लेकिन जब मैं सबमिट करूँगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा मैंने क्या पासवर्ड डाला था। ठीक है, तो सिक्योरिटी ब्रीच होगी, यानी कि आपने कहीं पब्लिक डोमेन में अगर चला लिया इस तरह से, तो कोई दूसरा बंदा आएगा वो हिस्ट्री में जाके देख लेगा तुमने क्या सबमिट किया है, तुम्हारे सारे डिटेल पता चल रही है उसको। इसलिए फॉर्म के अंदर एक टैग में दिया जाता है एट्रीब्यूट मेथड। मेथड बाय डिफॉल्ट होता है गेट, आपने लिखना होता है यहाँ पर पोस्ट। ट्राई करके देखेंगे क्या ऐसा करने से कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं। इसको फ्लश करेंगे डेटा को, और यहाँ जाके लिखिए सबमिट। तो क्या आपको कोई ऊपर डेटा दिखाई दिया जब मैंने सबमिट किया? नहीं दिखाई दिया ना। तो ये होता है पोस्ट का बेनिफिट। तो यानी कि गेट और पोस्ट का यूज़ कब और कहाँ करना चाहिए। अगर आप किसी यूज़र को साइन अप करा रहे हो तो डेफिनेटली है कि आप उसका पासवर्ड उससे ले रहे होगे, तो वो ऐसे केस में पोस्ट जाएगा। या फिर अगर आप कहीं पर कोई पेमेंट करा रहे हैं अपनी वेबसाइट के किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड करवाने के बाद, तो भी अपने मेथड पोस्ट ही रखना है। बेस्ट प्रैक्टिस इज पोस्ट। गेट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जैसे मान लो कि एक यूज़र फ्लिपकार्ट में लॉगिन करते हैं और अपना एड्रेस वगैरह अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर गेट, यानी कि पहले अपना पुराना डेटा गेट करेगा, फिर उसको अपडेट करेगा, वापस से पोस्ट कर देगा। तो गेट का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं एक एग्जिस्टिंग डेटा को रिट्रीव करने के लिए। पोस्ट हो सकता है बट नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए आप ट्राई करेंगे। दूसरा जो गेट होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही डेटा सबमिट कर सकता है, और पोस्ट अनलिमिटेड डेटा सबमिट कर सकता है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक आपका फॉर्म टैग में ऑप्शन आता है एक्शन। एक्शन का मतलब ये होता है कि डेटा कहाँ सबमिट होगा। तो जैसे अभी तो हमारे पास कोई बैकएंड लैंग्वेज नहीं है, ना हमने सीखी है, तो मैं यहाँ पर गूगल डाल देता हूँ। ठीक है, तो गूगल के ऊपर आप गेट कर सकते हो, पोस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये एक आपको एरर देगा, बट आपका फॉर्म जरूर काम करेगा यहाँ से। तो जैसे मैं लिखता हूँ अगेन, और हमने यहाँ से बोला सबमिट, तो क्या लिखा है google.com 405, दैट्स एन एरर, द रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर द यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पर आप गूगल पर गेट करते हो, जब आप कोई क्वेरी डालते हो डेटा गेट करते हो, ना कि पोस्ट करते हो वहाँ पर। तो मान लो मुझे अपना खुद का सर्च इंजन बनाना हो तो कैसे बनेगा, है ना, हम बहुत इजीली बना सकते हैं। नेट कनेक्टेड रहना चाहिए। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च का एक फील्ड लगा दिया, यूज़र सर्च करे और वो सर्च जाके गूगल के ऊपर हो जाए। तो छोटा सा काम करेंगे, क्या करना है, यहाँ जाके बनाते हैं गूगल एक्सटेंशन .html। अब इस पर हम लोग आएंगे, फिलहाल नए टॉपिक पर कुछ काम करते हैं।
ठीक है, हमने लिखा एंटर योर सर्च टर्म, जो भी यूजर का सर्च है वो यहाँ पर लिख दे। सो नेम हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्यू, ठीक है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट नहीं करना है, आप या तो यहाँ पर गेट लिख दीजिए या फिर मेथड को ही डिलीट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइल को करेंगे सेव, यहाँ आएंगे, गूगल को रन करेंगे और यहाँ के हम लोग लिख देते हैं जैसे कि अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, ठीक है। डेटा आ गया हमारा यहाँ पर, इसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सर्च हो जाना चाहिए था, सर्च नहीं हुआ। तो देखो सीधी सी बात है, जब आप गूगल पर होते हो ना तो कुछ चीज नोटिस करनी है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा जैसे कि ये हमने एंटर किया से, ठीक है। तो ऐसा कुछ खुलना चाहिए जब मैं वहां से क्लिक करूं, ना कि सर्च की स्क्रीन आनी चाहिए। तो ऊपर देखोगे यहाँ पर लिखा आ रहा है सर्च क्वेश्चन मार्क इक्वल क्यू इक्वल टू लिखा रहा है, मतलब सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू क्वेरी, आपको इसकी जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ जाके लिख दूं नेम इज सर्च, ठीक है, इतना करके देखो पहले क्या होता है। इस फाइल पर हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे वापस से और यहाँ जाके लिख देते हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं, ठीक है। तो मेरा देखो क्वेश्चन मार्क सर्च इक्वल टू हार्ट ऑफ स्टोन लिखा है, इसको सही कर लो। नेम हमने लिखा है यहाँ पर सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, एक मिस्टेक आ रही है हमारे इसमें, क्यों यहाँ पर यहाँ जाके लिखिएगा अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, खाली क्यू से काम हमारा चल जाना चाहिए। वापस एक बार बैक करिए, आ गया। तो हम सर्च अपने पेज पर कर रहे हैं और डेटा में वहां पर दिखाएगा, जैसे हार्ट ऑफ स्टोन, क्लिक, सीधे, ठीक है। सारा गेट करने के लिए आपका बढ़िया से काम कर जाता है। इसी तरह से अगर आप YouTube के साथ कुछ कलाकारी करना चाह रहे हो वहाँ भी कर सकते हो। फाइल को सेव करेंगे youtube.html। तो पहले YouTube को स्टडी करते हैं कि YouTube कैसे सर्च करता है। मैंने जाके लिखा है यहाँ पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, हमने कीवर्ड डाला तो ये चलता है रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको URL में लेना पड़ेगा ये वाला पार्ट, इसको हमने किया है ऐसे कॉपी, यहाँ जाके इसको लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्यू से सर्च हो रहा है, किस पे सर्च हो रहा है, तो यहाँ पर सर्च क्वेरी नेम है, सर्च क्वेरी को करेंगे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, बस हो गया काम। यहाँ जाइए youtube.com, हमने लिखा यहाँ जाके हार्ट ऑफ स्टोन और here we go, हो गया। तो ऐसे आपका ये काम करेंगे। तो आप डायरेक्ट किसी साइट पर सर्च कराएं, बेटर है कि आप अपनी साइट से भी डायरेक्ट किसी पर रिडायरेक्शन करा सकते हो।
डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं, उस पर ध्यान। वो हमारे जो WDD वाले बच्चे हैं ना, वो अगले साल पढ़ेंगे इसी महीने में। तो फॉर्म का एडवांटेज समझ में आ रहा है? तो चलो वापस से HTML फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। HTML फॉर्म यहाँ है। तो नेम का रोल समझ में आया, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेम, ठीक है। तब आप इसकी इंपॉर्टेंस भूलोगे नहीं कभी, क्योंकि आपको 2 एग्जांपल ऐसे ही आपके दिमाग में छप गए आज की क्लास के बाद ही। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक टैग फील्ड सेट, और इसको अपन यहाँ से करते हैं क्लोज, और पेज को करेंगे ओपन वेब ब्राउजर में। तो फॉर्म के चारों तरफ एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी में हमारा एक टैग आता है लेजेंड, और इसमें जाके हम यहाँ लिख देंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर को कट करके कुछ लिखा रहा है इस तरह से। अब ये कहाँ देखते हो आप लोग, जब आप जीमेल चलाते हो ना साइन अप करने के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब साइन इन करते हैं ना, ये जो डिजाइन है उसी से बना, ठीक है। मतलब उस फील्ड के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब इसमें अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको सेंटर पे लगाना हो या वहाँ लगाना हो, इस तरह से। तो जब CSS सीख जाएंगे तो इसकी बेटर हैंडलिंग सीखेंगे हम लोग कि कैसे इसको यूज कराना है। तो कैसा रहा फॉर्म का सेशन? CSS भी है और उसमें जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है। तो ये था हमारा HTML4 टोटल। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे HTML5 वाला फॉर्म, ठीक है। 5 के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड ऑन हुए, 4 में जो है वो इतने ही फीचर है। तो जैसे एक वेब डिज़ाइनर का ना सबसे बड़ा दर्द ये था कि भाई किसी की मान लो डेट ऑफ बर्थ डलवानी हो तो उसकी ज़िंदगी खराब। वो बेचारा 1900 से लेके टिल डेट तक का पूरा कैलेंडर बनाता था पहले, फिर उसका वो डेट मंथ, ठीक है, ईयर वाला। तो उसके लिए HTML5 में बहुत आसान सा तरीका बना दिया गया कि सीधे लिखो डेट और कैलेंडर बन के तैयार। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो फॉर्म हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे CSS में। तो CSS का हमने डेट अपना डिसाइड करके रखा हुआ है कि इसको हम लोग लेके जाएंगे सैटरडे में, स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन, हो जाएगा इसी। वेब में मेरे वाले उसमें ना ऐसे ही होता है कि देखो ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर फोटोशॉप में या जैसे इलस्ट्रेटर का आप मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें सारे टूल्स दिए हुए हैं। अब हम अगर यहाँ पर किसी को खाली कोड निकाल के दिखा दें तो जो हमें तो पता है हमने क्या दिखाया है, सामने वाला उससे समझ नहीं पाएगा कि बन के क्या गया हमारे सामने। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे कुछ रेसिपी अगर बनाई जाए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, जब 6 चीज़ें मिलाओगे तब कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तब सामने लोग समझ आएगा तुमने क्या बनाया, तो तुम्हें प्रेजेंटेशन करने में मजा आएगा, सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में मजा आएगा। तो आप इस सारे मॉड्यूल में मान के चलो 6 से 7 महीने के अंदर सुन लो, कर डालेंगे पूरा। तो UI UX वाले हमारे फ्री हो जाएंगे, WDD वाले हमारे आगे कंटिन्यू रहेंगे। अब WDD वालों को थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा जाता है, तकरीबन 6 महीने, जिसमें आपका PHP 3 से 4 महीने लेता है कम से कम। वैसे तुम्हारे कंटेंट में PHP बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा PHP पढ़ाता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट का 80% स्टैक जो है वो PHP के पास है। फेसबुक किस पे चला रहे हो?
कुछ और ही कहता है ना। जैसे अभी हमारा जो मॉर्निंग वाला बैच चल रहा है ना, अगर आप उसका देखो एग्जांपल, ये देखो 9 to 10:30 वाला बैच है ना अपना, तो इनका स्टार्ट होता फेब, मार्च, अप्रैल, मई पूरा चलेगा इनका भी, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो 4 महीने मोटा मोटी PHP चलती है, जिसमें आपको सिर्फ PHP नहीं पढ़ाई जाएगी, PHP होगा, MySQL होगा, Ajax होगा, आपके oops होंगे, सब कुछ, सारी प्रॉपर्टीज A to Z सीखेंगे इसके अंदर। jQuery है UI UX के अंदर, ठीक है। जैसे मेरे को ज़्यादा बैकएंड डेवलपर बनना है, हाँ सही है, क्या दिक्कत है, बन जाओगे यहाँ से, बने रहो टिल दी। सबको हमारी कोशिश वही होती है कि सब बढ़िया से निकले यहाँ से कंप्लीट करके चीज़ें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ता, मैं सब सिखा देता हूँ। अब आप उसमें से कितना कैप्चर कर लेते हो वो आपके ऊपर।